स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है और इनकी जो पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और इसी का चैप्टर है 5 जिसका नाम है विधायिका। तो पार्ट 1 दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए। और पार्ट 2 इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वही चीज़ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज की जो हमारी पिछली वीडियो के टॉपिक्स थे वो मैं आपको पहले दिखा दूं क्या क्या टॉपिक्स थे, उसके बाद हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सीधा शुरू हो जाए तो आप 20 से 30 सेकंड का स्किप कर सकते हैं। तो चलिए ये है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अंतर। और एक लास्ट टॉपिक था हमारा कल का, यानी जो पिछली वीडियो थी संसद कानून कैसे बनाती है। तो प्रथम चरण ये था हमारा, और उसके बाद था द्वितीय चरण ये वाला, और फिर था हमारा तृतीय चरण। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है भारतीय संसदीय प्रणाली में नियंत्रण, यानी कि भारत की जो संसद है वो खुद पर नियंत्रण कैसे रखती है। तो इसमें सबसे पहले आता है बहस से। तो किसी भी विधेयक पर संसद में खूब बहस होती है, ये आपको पता ही है कि यानी कि अगर कोई भी कानून बनना है तो संसद में उस पर बहुत बहस होनी ही होनी है। ठीक है तो अब देखिए बहस होनी है, तो इस बहस के दौरान क्या क्या होता है। तो इस बहस के दौरान सबसे पहला जो टाइम होता है वो आता है संसदीय प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है, बस प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्या है डिटेल्स में जानते हैं। सरकारी नीतियों क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं जनता के ध्यानाकर्षण हेतु संसद के मंत्रियों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात जो संसद होती है वहाँ पे सरकारी नीतियों, अन्य क्रियाकलापों एवं जनता का ध्यान संसद की ओर आकर्षित करने के लिए मंत्री आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न किसके लिए होते हैं, सरकारी नीतियों के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में, विधेयकों के बारे में। ठीक है, यह प्रश्नकाल किसी भी मंत्री के उस विभाग की कार्यप्रणाली की प्रगति व आगति के विषय में पूछे जाते हैं। इससे भयग्रस्त होकर मंत्री सावधानी से कार्य करते हैं। अर्थात प्रश्नकाल में क्या होता है कि किसी भी मंत्री से, चाहे वो खाद्य मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, संसद में उससे वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य की प्रणाली क्या है, ठीक है, अभी तक उन्होंने क्या कार्य किया, आने वाले समय में क्या कार्य करेंगे, क्या प्रोसेस है उनके जो उन्हें काम सौंपा गया है, उसके विषय के बारे में सभी मंत्री क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो इससे डर के जो क्या होता है, जो मंत्री होता है, चाहे वो गृह मंत्री हो, खाद्य मंत्री हो, रेलवे मंत्री हो, वो क्या करता है, सावधानी से अपना कार्य करता है, ताकि अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो वो उसका आंसर दे सके बिना किसी भय के। तो ये होता है प्रश्नकाल। उसके बाद आता है शून्यकाल। तो शून्यकाल में क्या होता है, सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं और उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मंत्री उत्तर के लिए बाध्य नहीं होता है। अब शून्यकाल का मतलब क्या है, शून्यकाल इन द सेंस कि एकदम ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो का अर्थ क्या हो गया कि जो संसद का सदस्य है वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकता है, लेकिन ये उस मंत्री, यानी कि जिस मंत्री से जो प्रश्न पूछा गया है उस मंत्री को यह अधिकार है कि इस शून्यकाल के दौरान कि वो उस प्रश्न का आंसर दे या ना दे। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है लेकिन मंत्री इसके लिए उत्तरदायी नहीं है कि वो उत्तर देगा। अब आता है दूसरा पॉइंट कि कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, देखिए कानूनों को मंजूरी या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इस अधिकार के द्वारा वह कार्यपालिका पर संसद नियंत्रण लगा सकती है, जिससे वह अपनी मनमर्जी के कानूनों को पारित ना करवा पाए। अर्थात जो भी कानून होते हैं उनको मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास, क्योंकि जो विधेयक बनता है वो कहाँ से बनता है, संसद से ही बनता है। ठीक है, तो इस अधिकार के द्वारा क्या है कि जो कार्यपालिका है वो संसद पर नियंत्रण लगा सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी मनमर्जी के कोई भी कानून पारित नहीं कर पाती है। ठीक है, उसके बाद आता है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण के बारे में क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट है प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वित्तीय नियंत्रण, यानी कि जो पैसा खर्च हो रहा है
उसका नियंत्रण रखा जाए तो प्रशासन पर आसानी से, यानी कि जो संसदीय नियंत्रण है वो रखा जा सकता है। और कैसे रखा जा सकता है, आइए वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बजट अधिनियम के द्वारा संसद सरकार के राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है। यानी कि जो संसद है, जो विधायिका है, वो बजट अधिनियम पारित करती है और उस अधिनियम के द्वारा जो भी राजस्व होता है, जो खर्चे होते हैं, उन पर है कौन, विधायिका जो है वो नियंत्रण रखती है। यह सरकारी कोष एकत्र करने तथा खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की सर्वोच्च प्राधिकारी है। अर्थात मतलब कि जो भी सरकारी कोष में पैसा आता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कैसे कैसे खर्च होगा, कहाँ किस कब किसको देना है, कितना देना है, ये सभी विधायिका करती है, संसद करती है। और कैसे करती है, बजट अधिनियम के द्वारा करती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बजट पारित करने की प्रक्रिया के दौरान यह सरकारी नीतियों के कार्यों की आलोचना कर सकती है और प्रशासन की कमियों तथा विफलताओं को इंगित कर सकती है। अर्थात जब ये अपना राजस्व बजट पारित करते हैं तो उस समय के दौरान जो विधायिका है वो सरकारी नीतियों का और उनकी जो कार्य हैं, अगर उसे लगता है कि ये गलत है तो वो उसकी आलोचना कर सकती है और उनकी कमियों को, उनकी विफलताओं को इंगित करते हुए उन्हें बताती है कि आपको ये काम नहीं करनी चाहिए, ये करना चाहिए, पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए, यहाँ पे खर्च करना चाहिए, तो उस पर अंकुश लगाती है। अगला पॉइंट, विनियोग और वित्त विधेयकों के पारित होने तक कार्यपालिका ना तो खर्चे कर सकती है और ना ही करों की वसूली कर सकती है। अर्थात एक है कि विनियोग और एक है वित्त विधेयक। यानी कि जब कोई धन विधेयक आता है संसद में, ठीक है, और या विनियोग होता है, ये विनियोग का आता है ये तो मुझे भी नहीं पता, तो हम मान लेते हैं चलिए वित्त विधेयक यानी कि धन विधेयक। तो जब वो पारित, जब उस पर चर्चा हो रही हो या पारित हो रहा हो, तो उस समय के दौरान जो कार्यपालिका है वो किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं कर सकती है, ना ही किसी प्रकार की कर वसूली कर सकती है। तो ऐसे जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव। अब ये क्या चीज़ है ये भी जान लेते हैं, थोड़ा छोटा कर दें। हाँ देखिए, जब सरकार की संपूर्ण या थोड़ी नीति दोषपूर्ण होती है, यानी कि जब सरकार की, जो सरकार चलती है हमारी, अगर संसद को यह लगता है कि जो ये कार्य कर रहे हैं, जो इनकी नीति है, या तो वो पूरी ही दोषपूर्ण है या तो कहीं ना कुछ ऐसी कमी है जो संविधान के दायरे में नहीं है, तो असंतुष्ट संसद का बड़ा हथियार अविश्वास प्रस्ताव होता है। लेकिन ये तभी संभव है जब संसद को दल या सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो एवं कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकती है। हाल ही के वर्षों में अधिवेशन में कमी आई है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सरकार के खिलाफ, वो तभी संभव हो सकता है जब संसद को जो दल और सहयोगी दल हैं उनका बहुमत प्राप्त हो, ठीक है, तभी वह कार्यपालिका और जो सरकार है उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसके भंग कर सकती है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें कि 2020 की, तो उस समय के दौरान, अभी के समय के दौरान ये जो अधिवेशन होते हैं अविश्वास प्रस्ताव वाले, ये इनमें बहुत कमी आई है। ठीक है, तो जो हमारा आज का पहला पॉइंट था कि एक सेकेंड, हाँ, भारतीय संसदीय प्रणाली में नियंत्रण। तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पता चले बहस के बारे में। बहस के दौरान क्या क्या होता है, प्रश्नकाल होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें आंसर देना होता है मंत्रियों को। शून्यकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन जो मंत्री होता है वो उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। कानूनों की स्वीकृति और स्वीकृति के बारे में आपको पता चला, ठीक है। उसके बाद वित्तीय नियंत्रण के बारे में आपको पता चला कि वित्तीय नियंत्रण कैसे रखा जाता है। फिर आपको पता चला अविश्वास प्रस्ताव यानी कि निंदा प्रस्ताव क्या होता है। और अब लास्ट में ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब कि आज की वीडियो को 2 ही टॉपिक हैं, तो वीडियो अराउंड 15 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब टोटल जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट की होगी। अब आता है संसद की समितियाँ। तो संसद की समितियाँ क्या क्या हैं वो जान लीजिए एक बार। देखिए, संसद के कार्यों में विविधता तो है, साथ ही उसके पास काम की अधिकता भी रहती है। इसका बहुत सा कार्य समितियों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः ये समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियाँ और तथार्थ समितियाँ, यानी कि एक होती है स्थायी, एक होती हैं तथार्थ। तो देखिए, संसद में कई प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे कानून बनाना और आगे भेजना, मतलब संविधान संशोधन करना, बजट पास करना, हाँ बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है।
तो उनके संसद के इन कामों को कम करने के लिए वहाँ पे समितियाँ बनी होती हैं, हर प्रकार की समिति होती है। तो ये समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो, एक होती है स्थायी, एक होती है तत्पर समिति। अब ये समितियाँ क्या हैं ये जान लीजिए। पहली है स्थायी समितियाँ। तो स्थायी समितियों के अंतर्गत क्या होता है? स्थायी समितियाँ प्रतिवर्ष या समय समय पर नियुक्त की जाती है और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है। अर्थात जो स्थायी समितियाँ होती हैं, स्थायी शब्द से ही पता चल रहा है कि हमेशा रहती हैं, तो इनका जो नियुक्ति होती है वो समय समय पर की जाती है जब ज़रूरत होती है। वैसे तो नियुक्ति ही रहती है, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति तभी की जाती है जब इन्हें काम होता है, ठीक है, और इनका कार्य हमेशा ही चलता रहता है। और उसके बाद फिर आती हैं संयुक्त संसद समितियाँ। तो संयुक्त यानी कि तटस्थ जो वाला दूसरा टॉपिक था हमारा, तो समितियों की नियुक्ति ज़रूरत पड़ने पर की जाती है तथा अपना काम पूरा कर लेने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद ये समाप्त हो जाती है। यानी कि संयुक्त संसद समितियां केवल उसी समय तक काम करती हैं जब तक उनकी ज़रूरत होती है। जैसे वो रिपोर्ट पेश करती हैं, अपना काम पूरा करती हैं, इनकी मतलब ये समाप्त हो जाती हैं। अब ये संयुक्त संसद समितियां जो होती हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं ये भी जान लीजिए। पहली समिति आती है वित्तीय समिति, और वित्तीय समिति के अंदर दो समिति आती हैं, एक आती है लोक लेखा समिति, एक आती है प्रकलन। तो वित्तीय समिति में कौन सी आती है? लोक लेखा और प्रकलन समिति। तो लोक लेखा समिति जो है वो भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्चा नियमानुसार हुआ है या नहीं, यानी कि भारत सरकार का जो जितने विभाग हैं उनका खर्चा जैसे तय किया गया था वैसे हुआ है या नहीं हुआ, यह पता लगाने के लिए वित्तीय समिति में लोक लेखा समिति का निर्माण होता है, और जैसे ये अपना काम पूरा करती है समाप्त हो जाती है। दूसरा आता है प्रकलन समिति। इसमें क्या होता है? खर्च में किफ़ायत किस तरह की जा सकती है, अर्थात कि आने वाले भावी समय में जो बजट पेश किया गया है उसमें हम कहाँ कहाँ पर पैसा अगर खर्च करें जहाँ से कमी हो, मतलब जहाँ पे कम पैसा खर्च हो तो वहाँ पे ये नीतियाँ बनाती है, ठीक है। फिर आती है लोक उपक्रम समिति। ये तीसरी समिति है वित्तीय समिति के अंतर्गत। सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है, उद्योगों के व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। यानी कि लोक उपक्रम समिति जो है वो सरकारी उद्योग, यानी कि जो उद्योग सरकारी होते हैं, चाहे जैसे वो मतलब कि स्कूल वगैरह हो गए, सॉरी स्कूल तो उद्योग नहीं होगा, मतलब जो भी सरकारी उद्योग होते हैं तो उनकी रिपोर्ट की जांच करती है, और उद्योगों का व्यवसाय यानी कि जो कार्य उसमें किया जा रहा है वो कुशलतापूर्वक यानी कि अच्छे से कैसे किया जाए ये पता करती है, ठीक है। उसके बाद आता है विभागीय स्थायी समिति। तो ये हमारी मतलब कि जो हमारी दूसरी प्रकार की समितियाँ थीं उसके अंतर्गत है कि विभागीय स्थायी समिति। यह कृषि वाणिज्य उद्योग, गृह मंत्रालय इत्यादि संबंधित विधेयकों की जांच करती है, ठीक है। अन्य समितियां नियमन समिति, विशेष करके समिति, ठीक है, मतलब कि जो विभागीय स्थायी समितियां होती हैं वो कृषि, वाणिज्य उद्योग और गृह मंत्रालय इन सभी से संबंधित विधेयकों की जांच करती हैं। और इसके अलावा जो अन्य समितियां होती हैं जैसे नियमन समिति होती है, विशेष अधिकार समिति होती है, और भी कई प्रकार की समिति होती हैं, जैसे ये है कार्य मंत्रण समिति, आश्वासन समिति, ठीक है। और तो इस तरह से आज का जो वीडियो था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको सभी जो पॉइंट हमारे पार्ट 1 से लेके अभी तक के वो मैं आपको सभी दोबारा से दिखा दूँ ताकि आप एक बार फिर से अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये था हमारा जो चैप्टर 5 का पार्ट 1 था उसका कि विधायिका का अर्थ क्या है। विधायिका के अर्थ के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिली। विधायिका का चुनाव कैसे होता है, भारतीय संसद में दो सदनों की हमें आवश्यकता क्यों है, ठीक है, 2 सदन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद संसद के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और कानून बनाना, बहस का मंच,
ठीक है। वित्त का नियंत्रण, विचार विमर्श करना, संवैधानिक कार्य करना, न्यायिक कार्य करना। लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर था, तो लोकसभा राज्यसभा में अंतर ये थे जो मैंने आपको बताए हैं अच्छे से, ये भी आपको पता चले होंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को, जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो है पार्ट 1 की, वो देख लीजिए, नहीं तो आप इसी को वीडियो को पॉज करके ये आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर संसद कानून कैसे बनाती है ये भी मैंने आपको बताया। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, और कानून बनाने के कौन कौन से चरण होते हैं, तो प्रथम चरण में क्या होता है, ठीक है, फिर द्वितीय चरण में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। तो इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने मोस्टली आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। फिर से मैं एक सीरीज़ लाऊंगा अपनी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो उसकी भी, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक था भारतीय संसदीय प्रणाली में नियंत्रण, तो यहाँ पे बहस होती है। बहस के दौरान संसदीय प्रश्नकाल आता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल आता है, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन मंत्री उत्तरदायी नहीं होता है। कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति होती है। वित्तीय नियंत्रण होता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव यानी कि निंदा प्रस्ताव होता है। फिर संसद की समितियां होती हैं, किस प्रकार की समितियां होती हैं, तो स्थायी समितियां होती हैं, संयुक्त संसद समितियां होती हैं, और भी प्रकार की। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करना, ताकि वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएँ और बच्चों के कमेंट आएँ और उनको पता भी चल जाए कि हाँ भाई हमारा कोई मतलब यूट्यूब पे है कोई ऐसा टीचर जो हमें पढ़ा रहा है अच्छे से। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, जो कि चैप्टर नंबर 6 है उससे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।